सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ प्रभावितों को लेकर पूरी तरीके से सक्रिय हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, जनप्रतिनिधियों से भी उनकी चीजें सुनी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रही है। जो चीजें निकलकर सामने आई उसको लेकर अधिकारियों को भी निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश भर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में अधिकारियों को लगातार कैंप करने, 24 घंटे एक्टिव रहने के निर्देश दिए। जहां पर भी इस तरीके की अगर स्थिति आती है तो तत्काल राहत सहायता के साथ स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहतर ढंग से वहां उपलब्ध कराई जाएं, मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहीं न कहीं ग्राउंड जीरो पर हैं और कोशिश कर रहे हैं पूरे प्रदेश में बाढ़ से कहीं भी कोई नुकसान ना हो। अकस्मात मेरठ दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उन्होंने सिर्फ भक्तों पर पुष्प वर्षा इसी मन से की है। देख सकते हैं किस तरह से उत्साह यहाँ भक्तों में देखने को मिला है। लगातार देखा जाए तो सिर्फ भक्तों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंच करके 5 मिनट के लिए पुष्प वर्षा की है, जिसके बाद सिर्फ भक्तों का उत्साह अलग ही देखने को मिला है। जम करके जय श्री राम और योगी योगी के नारे लगे हैं। लगातार देखा जाए तो मेरठ दौरे पर अचानक से पहुंचे मुख्यमंत्री की खबर सुनते ही प्रशासन में हड़कंप मच चुका था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने पहुंच करके सिर्फ भक्तों पर काफी देर तक पुष्प वर्षा की और उसके बाद मेरठ से रवाना हो गए। लगातार देखा जाए तो सिर्फ भक्तों के लिए दिशा निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री नजर आते हैं। मुख्यमंत्री का प्रशासन के लिए साफ निर्देश रहता है, किसी भी तरह से कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैदी से ड्यूटी करें। और उसी बीच अगर मेरठ की बात की जाए तो अचानक से पहुंचे मुख्यमंत्री के दौरे में प्रशासन में खलबली मचा दी थी। मुख्यमंत्री ने मेरठ पहुंच करके पुष्प वर्षा की और देख सकते हैं ये वही मंच है जहां से मुख्यमंत्री का पुष्प वर्षा का कार्यक्रम हुआ है। चारों तरफ रोड पर पुष्प ही पुष्प नजर आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने की तर्ज में हो रही बड़ी बड़ी परियोजनाओं के बारे में आज मंडलायुक्त रोशन जैकब ने कई समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक के अंतर्गत कई विभागों के अधिकारियों को भी बुलाया गया। यानी साफ है कि जिस तरीके से बड़े पोलों में लगाई गई लाइटें खराब पड़ी हैं, इसके साथ ही साथ रोड टूटी पड़ी है, इन सभी बिंदुओं को लेकर के मंडलायुक्त ने आज बड़ी बैठक की। इस बैठक में कड़े निर्देश भी जारी किए गए। साफ तौर पर उन लोगों की सुविधाओं को लेकर ये निर्देश जारी किए गए जो लोग अब तक इस सुविधाओं के लिए असूते हैं। यानी साफ है कि ऐसी बहुत सी परियोजना है जिन पर काम चल रहा है और अब तक अधिकारियों ने उस कार्यों को पूरा नहीं किया। उसको लेकर के बैठक काफी अहम मानी गई। साफ तौर पे आने वाले समय में यानी कि बरसात के बाद से कड़े निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ में कुछ जो योजनाएं छूटी हुई हैं उसे भी जल्द से जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। राजधानी लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने की तर्ज में हो रही बड़ी बड़ी परियोजनाओं के बारे में आज रामपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ देखने को मिली है, जहां गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। फायरिंग के बाद जवाबी फायरिंग में पुलिस के गोली से एक बदमाश घायल हुआ है, जिसको हायर सेंटर रेफर किया गया है। आपको बता दें कि रामपुर के थाना स्वार के अंदर मुखबिर की सूचना पर पुलिस इंस्पेक्टर अजय कुमार मिश्रा को सूचना मिली कि बीरापुर के जंगलों में गोवंशीय पशु को लेकर उसका वध किया जा रहा है। अजय कुमार मिश्रा इंस्पेक्टर अपने में फोर्स के साथ जैसे ही मीरापुर रोड पर पहुंचे तो बाग के पास उनको जो है बदमाशों ने ललकारा और उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने अपना बचाव करते हुए सीखे हुए तरीके से उन्होंने जवाबी फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में बदमाश को एक के गोली लगी और 5 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। तो जिस तरह से स्वार पुलिस को ये कामयाबी मिली है, इसको देखते हुए लगता है कि जो गोवंशीय पशु का वध करने वाले लोग हैं, जो मिशन 2024 को लेकर जहां तमाम राजनीतिक पार्टी अपने अपने दायरे को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वहीं आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने चाचा और शिवपाल यादव से मुलाकात की है। बता दें कि उनके आवास पे गए थे अखिलेश यादव और माना जा रहा है कि शिवपाल यादव के साथ समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद उनके करीबियों को भी शिवपाल यादव के साथ साथ समाजवादी से बाहर कर दिया गया था। अब जब चाचा शिवपाल यादव की समाजवादी पार्टी में वापसी हुई तो माना जा रहा है कि उनके करीबियों को भी वापसी का रास्ता दिखाया जाएगा और साथ ही साथ उनको प्रदेश की कार्यकारिणी में हिस्सा बनाया जाएगा। इसको लेकर करीब 1 घंटे मंथन चला था चाचा भतीजे के बीच में। माना जा रहा है कि नई राजनीतिक दलों को लेकर भी किसी न किसी तरीके की एक रणनीति बनाई गई है, किस तरह अपने करीबियों को लेकर समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ाया जाए और आगे आने वाले 2024 के मिशन के लिए एक बार फिर से विपक्षी एकता को एक मंच पे लाने की कोशिश भी की जाएगी। मिशन देवरिया के सांसद रमापत राम त्रिपाठी और शंकराज जी यादव के ऊपर न्यायालय द्वारा एक न्यायिक दंड संहिता के तहत 1 साल की कारावास की सजा सुनाई गई। एमपी एमएलए कोर्ट में खासतौर से यह मामला पुराना है। 16 जुलाई 1994 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा एक रथ निकाला गया था जो नौसड़ से देवरिया की तरफ जा रहा था। उसी में यह लोग शिरकत किए, पुलिस द्वारा रोका गया। पुलिस का विरोध करते हुए कार्यकर्ता आगे बढ़े, वही आरोप लगाते हुए पुलिस ने चार्जशीट दायर की थी, जिसकी सुनवाई कल की गई है। खासतौर से रमापति राम त्रिपाठी के अधिवक्ता का कहना है कि यह मामला पुलिस ने गलत साक्ष्य लगा करके कोर्ट में पेश किया है। इसको हम चुनौती उच्च न्यायालय में देने का काम करें। गोमती नगर पुल पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एकाएक रोडवेज के ड्राइवर ने बस को पुल के ऊपर खड़ा करके नदी में छलांग लगा दी। हालांकि आसपास के लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और गोताखोरों को लगाया गया, जिसके बाद बस ड्राइवर को गोमती नदी के बाहर निकाला गया। हालांकि पानी में डूबने के कारण बस ड्राइवर की मौत हो गई है। अब देखना होगा कि आखिर किस वजह से बस ड्राइवर ने बस को पुल के ऊपर खड़ा करने के बाद नदी में छलांग लगा दी है। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब देखना होगा कि इस पूरे आत्महत्या कांड के पीछे क्या कुछ कारण रहे हैं, क्योंकि अगर एकाएक बस को पुल के ऊपर खड़ा करके कोई ड्राइवर इस तरीके से छलांग लगा रहा है तो क्या कोई विभागीय कारण रहा है या फिर घर परिवार का कोई मामला था जिससे ड्राइवर परेशान चल रहा था और उसने आत्महत्या कर ली है। बिजनौर के नगीने में हुआ बड़ा हादसा। जी हां, आपको बताते चले बिजनौर में लगातार 5 दिन से हो रही तेज बारिश का कहीं ना कहीं आतंक देखने को मिल रहा है। उसी का आतंक आज इतना बड़ा देखने को मिला कि आज 4 मौतें बिजनौर के नगीने में इस वजह से हो गई कि टोल टैक्स बचाने के चक्कर में अनवर अपनी गाड़ी मैजिक टोल टैक्स बचाने के चक्कर में बराबर के रास्ते से निकाल रहा था। तभी अचानक रास्ते में इतना तेज पानी आया और वो बहाव मैजिक को ले डूबा और डूबने के बाद अनवर ने तो तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन अनवर की पत्नी व बहन व 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। 4 मौत से बिजनौर में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बताते चलें लगातार बिजनौर में हो रही बारिश ने कम से कम 5 दिनों में 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है। मुख्य कारण यही है कि कुछ लोग रास्ता सही नहीं अपनाते और कुछ लोगों ने रास्ते में देखा नहीं और तुरंत निकलने की कोशिश की। अचानक पानी आया और वो तेज़ बहाव में बह गए। लगातार बारिश का कहर जारी है। कहीं ना कहीं लोग फंस रहे हैं और उन्हें पुलिस निकालने का भी काम कर रही है। प्रशासन लगातार बिजनौर में बचाने का काम तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो लोगों की लापरवाही ज़्यादा दिखाई दे रही है। लापरवाही सीधी यह है कि कोटद्वार में ना कुछ लोग पिकनिक बनाने के लिए गए थे और कुछ अब ये लापरवाही दूसरी है क्योंकि ये टोल टैक्स बचाने के चक्कर में उसने अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार। हमीरपुर जिले में बैंक और साहूकारों के कर्ज से परेशान किसान ने गांव में बनी गौशाला में फांसी का फंदा लगा करके आत्महत्या कर ली। परिजनों का कहना है कि किसान पर कई लाख रुपए का कर्ज था, जिससे परेशान होकर किसान ने आत्महत्या कर ली। जब परिजनों ने किसान का शव फांसी के फंदे पर लटकता देखा तो कोहराम मच गया। पुलिस ने किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पूरा मामला हमीरपुर जिले के भरुआ समीरपुर थाना क्षेत्र के बाकी गांव का है, जहां पर गंगाराम निवासी श्रीवास गांव में बनी गौशाला में फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। किसान के परिजनों का कहना है कि गंगाराम पर 2 दिनों की मूसलाधार बारिश ने कहीं ना कहीं से लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। एवं जिला मुख्यालय में जहां जिला अधिकारी बैठते हैं, पुलिस अधीक्षक बैठते हैं, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से जल भराव है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचारी रोक चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को हिदायत दी जा रही है कि घरों के बाहर पानी इकट्ठा ना होने दें, साफ सफाई रखें। लेकिन इस तरह से साफ सफाई हो सकती है। नगर पालिका की टीम मौके पर जरूर पहुंच रही, लेकिन जल निकासी की कोई व्यापक व्यवस्था नहीं कर पा रही है, जिससे लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और लोग अब नरकी जीवन जीने को मजबूर हो चुके हैं। फिलहाल अब देखना यह होगा कि इस पर प्रशासन कितना गंभीर होता है और क्या कार्रवाई करता है। यूपी के बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में नवजात शिशु की मौत के मामले में एक ट्यूस निकलकर सामने आ रहा है, जहां देर रात को पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने हंगामे के बाद में एक बच्चे को शव को कब्जे में लेकर पीएम की कार्रवाई के लिए बुलंदशहर भेज दिया। हालांकि तहरीर का इंतजार किया जा रहा था। तहरीर आपको बता दें कि बच्ची की नानी ने का आरोप लग रहा है गला दबाकर हत्या करने का। पुलिस ने तहरीर ले रही है और तहरीर के आधार पर कार्रवाई करने में जुटी है। हालांकि अब सीसीटीवी कैमरा भी खंगाले जा रहे हैं। जिस तरीके का हंगामे के बाद में नानी उसको बच्चे को लेकर बाहर आती है और बाहर आने के बाद में फिर हंगामा शुरू हो जाता है। हालांकि डॉक्टरों पर बड़े गंभीर आरोप लग रहे थे। उन डॉक्टरों की आरोपों पर पुलिस ने जांच की। जांच के बाद में अब नया ट्यूस निकलकर सामने आया है कि जो आरोप लगे हैं बच्ची की नानी पर लगे हैं। अब नानी के खिलाफ
तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और नानी को गिरफ्तारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखना होगा जिस तरीके के एक नानी ने अपने लड़की के बच्चे को निर्मल तरीके से गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस अब सगले तत्वों को देखते हुए घटना की बारीकी से जांच कर रही है। सरकार की मंशा है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगे, लेकिन प्रशासन की मिलीभगत के चलते भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। मामला बमरौली कटारा स्थित द इंटरनेशनल स्कूल का है, जहां पर यूपी बोर्ड की मान्यता के सहारे सीबीएसई बोर्ड की क्लासेस संचालित हो रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपी बोर्ड की मान्यता भी 2022 में इसकी ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद अभी तक उसे रिन्यूअल नहीं कराया गया। तो निश्चित तौर से बच्चों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। उसके बाद ही शिक्षा अधिकारियों की बात करें तो शिक्षा अधिकारी मौन धारण किए हुए हैं। लगातार 1 साल से शिकायत करने के बाद द इंटरनेशनल स्कूल पर अभी भी शिक्षा के अधिकारियों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में शिक्षा अधिकारी क्या कार्रवाई करेंगे, किस प्रकार की कार्रवाई होगी और जिस प्रकार से अमान्य स्कूल जो संचालित हो रहा है इसमें पढ़ने वाले बच्चों को किस प्रकार स्थानांतरण किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बाराबंकी के एक सरकारी स्कूल परिसर में भरा पानी तो शिक्षकों ने सड़क पर लगा दी क्लास। सड़क पर ही खड़े खड़े मिड डे मील खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बाराबंकी जिले में मानसून की बारिश ने स्कूलों में कायाकल्प के दावों की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल मानसून में हुई बारिश के चलते स्कूल परिसर में जलभराव हो गया, जिसके बाद सुबह जब स्कूल में शिक्षिका पहुंची तो स्कूल परिसर में जलभराव देखकर शिक्षिका ने खंड विकास अधिकारी से लगाकर ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान व खंड शिक्षा अधिकारी को भी इस बात से अवगत कराया। लेकिन जब जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई तो मजबूरन शिक्षिका ने बच्चों की क्लास सड़क पर लगा दी। यहाँ तक कि सड़क पर ही मिड डे मील के खाने की भी व्यवस्था बच्चों के लिए की गई, जिसके बाद सड़क पर बच्चों के खड़े खड़े मिड डे मील खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आपको बताते चलें कि कायाकल्प को लेकर स्कूलों में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कई स्कूलों के हालात कुछ अलग ही नज़र आते हैं, जिसका ताज़ा जीता जागता उदाहरण बाराबंकी के रामनगर विकासखंड क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय नथनापुर से सामने आया है, जहां पर स्कूल में जलभराव होने की वजह से मजबूरन शिक्षकों ने सड़क पर क्लास लगाकर बच्चों की पढ़ाई की। वहीं प्रधानाध्यापक मीनू रानी मौर्य ने बताया कि जलभराव में तमाम प्रकार के जीव जंतु आते हैं, ऐसे में बच्चों को स्कूल परिसर में ले जाना खतरे से खाली नहीं था। मजबूरन सड़क पर ही बच्चों की क्लास लगाई गई, जबकि प्रधानाध्यापिका ने यह भी बताया कि इसके संबंध में ग्राम पंचायत अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और ग्राम प्रधान को भी सूचित किया गया था कि स्कूल से जल निकासी की व्यवस्था करवा दें। लेकिन जब जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो मजबूरन सड़क पर बच्चों की क्लास लगाई गई।